प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कंपनी का निर्माण अर्थात फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, कि एक कंपनी को कैसे अस्तित्व में लाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी का जो फॉर्मेशन है उसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। सामान्य रूप से हम इसकी अवस्थाओं को 3 भागों में बांट देते हैं: प्रवर्तन की अवस्था, प्रमोशनल स्टेज, समामेलन की अवस्था, इनकॉर्पोरेशन स्टेज या रजिस्ट्रेशन स्टेज, और कंपनी प्रारंभ करने की अवस्था अर्थात कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। यहां पर हम थोड़ा सा और इसका सरलीकरण भी कर सकते हैं कि एक निजी कंपनी को तो सामान्यतः इन 3 स्टेजों से ही गुजरना होता है, लेकिन यदि हम जिस कंपनी का निर्माण कर रहे हैं वो कंपनी सार्वजनिक कंपनी है तो ऐसी दशा में हमें समामेलन के बाद और व्यापार प्रारंभ करने से पहले एक अवस्था से और गुजरना होता है, और वो है न्यूनतम पूंजी अभिधान की अवस्था। इस तरह से इन अवस्थाओं से गुजरने के बाद एक कंपनी अपना अस्तित्व हासिल करती है या वो एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में उसका जन्म होता है। तो आज हम सबसे पहले कंपनी के निर्माण की जो प्रवर्तन की अवस्था है उसके बारे में जानेंगे कि इस स्टेज के अंतर्गत कंपनी के निर्माण के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं। प्रवर्तन की अवस्था अर्थात कंपनी का प्रवर्तन, प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। ये जो प्रवर्तन की अवस्था है ये असल में कंपनी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है, प्रथम अवस्था है, और इस अवस्था के अंतर्गत एक प्रवर्तक कंपनी के निर्माण की कल्पना करता है, उसके निर्माण के स्वप्न देखता है और उस कल्पना को साकार रूप देने का प्रयास करता है, या हम ये कहें कि उस देखे हुए सपने को वो पूरा करने का प्रयास करता है। तो प्रवर्तन की अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः कंपनी के निर्माण की कल्पना करना और कंपनी को अस्तित्व प्रदान करना या उसको साकार रूप देना निर्माण को, वो आपकी प्रमोशनल स्टेज कहलाती है। जहां तक इसकी परिभाषा का सवाल है प्रवर्तन की अवस्था का, तो गुथमैन एवं डॉगल ने इसकी परिभाषा इस तरह से दी है कि प्रवर्तन उस विचार की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है जिसमें एक व्यापार को जन्म दिया जाता है, और वह विचार उस समय तक चलता है जब तक कि व्यापार पूर्ण रूप से इस योग्य नहीं हो जाता कि वह अपना कार्य चालू कर सके। जैसा कि बहुत सरल शब्दों में अपन कि किसी व्यापार के निर्माण की कल्पना करना और उस व्यापार को चालू करना, ये प्रवर्तन की अवस्था के अंतर्गत आता है। तो गुथमैन एवं डॉगल अपनी इस परिभाषा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं। निष्कर्ष रूप में यदि हम कहें तो कंपनी की स्थापना का विचार पैदा करना और उस विचार को साकार रूप देना प्रवर्तन कहलाता है। प्रवर्तन का मीनिंग समझने के बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रवर्तक कौन होता है, हु इज द प्रमोटर। प्रवर्तक कौन है या मीनिंग ऑफ ए प्रमोटर। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रवर्तन का कार्य करने वाला व्यक्ति प्रवर्तक कहलाता है, अर्थात यही वह रियल व्यक्ति होता है जो एक कंपनी के निर्माण की कल्पना करता है और उसको साकार रूप देता है, या कंपनी को जन्म देने वाला प्रवर्तक कहलाता है। या आप यदि और भी सरल शब्दों में कहो तो कंपनी के प्रारंभिक अविदाता उसके प्रवर्तक कहलाते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि प्रवर्तक कौन हुआ, वह व्यक्ति जो कंपनी के निर्माण का विचार अपने दिमाग में लाता है और उस विचार को साकार रूप देने के लिए
विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करता है और उस कंपनी को जन्म देता है। यदि हम परिभाषा के रूप में इसकी बात करें तो प्रवर्तक की जो परिभाषा है वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दी गई है। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कंपनी अधिनियम 2013 से पूर्व के जितने भी कंपनी विधान बने हैं उन विधानों में किसी में भी प्रवर्तक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ये पहला विधान है जिसके अंतर्गत प्रवर्तक को परिभाषित करने की कोशिश की गई है और इसके अंतर्गत ये माना गया है कि प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है, नंबर 1, जिसका नाम प्रविवरण में प्रवर्तक के रूप में लिखा हुआ, नंबर 2, जिसकी पहचान वार्षिक विवरणी में प्रवर्तक के रूप में हो, तीसरा, कंपनी के कामकाज पर जो पूरा कंट्रोल रखता, अपना होल्ड रखता है, और चौथा, पेशेवर हैसियत में सलाह या निर्देश देने वाला प्रवर्तक नहीं माना जाता, अर्थात प्रोफेशनल को प्रमोटर नहीं मानते हैं। इस तरह से ये 4 बातें कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत दी गई है और जो प्रवर्तक को परिभाषित करती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि यदि इस परिभाषा का हम विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि इस परिभाषा में प्रवर्तक की मौलिक विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। ये केवल एक संवैधानिक परिभाषा है जो कंपनी विधान के अंतर्गत दी गई है। तो हम जो है इसे एक व्यवहारिक परिभाषा के रूप में यदि हम परिभाषित करना चाहें तो इसके लिए गुथमैन तथा डोंगल की जो परिभाषा है वो बहुत उपयुक्त प्रतीत होती है। और गुथमैन तथा डोंगल ने अपने शब्दों में ये कहा है कि प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है तथा कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में लाता है। और अंत में हम जो है निष्कर्ष रूप में यदि हम कहें तो प्रवर्तक ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो कंपनी के निर्माण की कल्पना करता है तथा उस कल्पना को साकार रूप देने के लिए सभी कार्य करता है। तो यहां हमने देखा कि प्रवर्तन किसे कहा जाता है, प्रवर्तक किसे कहा जाता है, और अब हम इसके अंतर्गत ये देखेंगे कि एक प्रवर्तक को कौन कौन से कार्य जो है अपने प्रवर्तन के दौरान करने होते हैं। जब प्रमोशनल स्टेज चल रही हो कंपनी के निर्माण की तो एक जो प्रमोटर है वो कौन कौन से काम करता है, इनमें हम सबसे पहले देखेंगे निर्माण की कल्पना करना, जो इसकी परिभाषा में ही हम बताते हैं कि प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो किसी भी कंपनी के निर्माण की कल्पना करता है, उसका स्वप्न देखता है और उसके आधार पर वो उस कंपनी के निर्माण का कार्य करता है। दूसरा, विस्तृत अनुसंधान करना। विस्तृत अनुसंधान के अंतर्गत एक प्रवर्तक यह अनुसंधान करता है कि उसे जिस व्यवसाय को प्रारंभ करना है उस व्यवसाय को खरीदकर प्रारंभ करना है या उसको एक नए सिरे से प्रारंभ करना है। तो यहाँ पर इस अनुसंधान के अंतर्गत वो इस बात का निर्णय करता है कि भाई हम पहले से ही कोई चल रहे व्यवसाय को खरीद के और कंपनी को जन्म दें या फिर हम जो है एक नए सिरे से ही कंपनी का निर्माण करें। नेक्स्ट, आवश्यक संसाधन जुटाना। फिर वो कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन जुटाता है, अर्थात कंपनी के लिए प्रारंभिक पूंजी की व्यवस्था करता है, भवन की व्यवस्था करता है, मशीनों की व्यवस्था करता है, कार्मिकों की व्यवस्था करता है। तो वो जो भी आवश्यक संसाधन है जो उस कंपनी को जन्म देने के लिए जरूरी है उनकी व्यवस्था भी वो करता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक अनुबंध करना। जैसा कि हमने पढ़ा कि आवश्यक अनुसंधान में वो क्या करता है, कंपनी के लिए जमीन खरीदता है, भवन बनाता है, कार्मिकों की नियुक्ति करता है, उसके लिए पूंजी की व्यवस्था करता है। तो इन सब कार्यों के लिए उसे
अनुबंध करने होते हैं और कंपनी के जन्म से पूर्व किए गए जो अनुबंध है वो प्रारंभिक अनुबंध कहलाते हैं, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनके लिए यद्यपि कंपनी कानूनन बाध्य नहीं होती है, लेकिन जब कंपनी अस्तित्व में आ जाती है तो ऐसी दशा में इन्हें अधिकृत बना दिया जाता है। इसके बाद वित्तीय नियोजन करता है, फाइनेंस की व्यवस्था, कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्या उसमें अंश पूंजी होगी या गैर अंश पूंजी वाली होगी, अंश पूंजी भी होगी तो किस तरह के अंश उसमें होंगे, समता अंश होंगे, प्रेफरेंस शेयर होंगे, उनका क्या अनुपात होगा, या डिवेंचर के माध्यम से वो अपनी पूंजी की व्यवस्था करेगी। तो पूंजी का जो नियोजन है वो वित्तीय नियोजन कहलाता है। कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना, वो कानूनी औपचारिकताओं को भी पूरा करता है, जो भी कंपनी के निर्माण से संबंधित जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उन लीगल फॉर्मेलिटीज को भी वो पूरा करता है। जैसा कि आप जानते हो कि कंपनी के दो महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं, पर्स सीमा नियम और अंतर नियम, उनको वो तैयार करता है। कंपनी के समामेलन की कार्रवाई करना, फिर वो कंपनी के समामेलन, रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन की कार्रवाई करता है, कंपनी को समामेलित कराता है और समामेलित होने पर ही कंपनी अपना अस्तित्व हासिल कर पाती है। जब कंपनी का समामेलन हो जाता है तो ऐसी दशा में यदि कंपनी जो है सार्वजनिक कंपनी है और अंश पूंजी वाली कंपनी है तो ऐसी दशा में उस कंपनी के न्यूनतम पूंजी अभिधान की व्यवस्था भी प्रवर्तकों को करनी होती है। तो वो इसके लिए भी जो है काम करता है, कंपनी की न्यूनतम पूंजी अभिधान की व्यवस्था करता है। इसके बाद वो कार्यालय का प्रमाणन करता है, कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस खोला जाता है, जिस स्थान पर रजिस्टर्ड ऑफिस खोला जाता है उस कार्यालय के का जो पता है, उसकी जो सूचना है वो 30 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रार को भेजता है। और इसके अलावा वो प्रारंभिक संचालकों की भी नियुक्ति करता है कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए। साथ ही यदि एक साथ सारे संचालक कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो संचालकों की नियुक्ति भी करता है, सभी संचालकों की। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है, कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरकर कंपनी जो है एक कृति व्यक्ति का रूप धारण करती है, और इसमें हमने आज प्रवर्तन की अवस्था के बारे में जाना। थैंक यू।